चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? RTI, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है, आज सेकेंड और लास्ट क्लास है ना। तो चलिए एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते, ठीक है। बोलो कहां तक हम पढ़ चुके हैं? ठीक है, चलो अब शांति से सुनते रहो। सबसे पहले इस एक्ट का एक बार जल्दी से री इंट्रो दे देता हूं। इस एक्ट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं। द फर्स्ट इज पब्लिक अथॉरिटी, जिसको हम सरकारी ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकारी ऑफिस। दूसरी तरफ कौन है? इंडियन सिटीजन, है ना। तो इस एक्ट ने इंडियन सिटीजन को एक राइट दिया है कि वो किसी भी सरकारी ऑफिस से, पब्लिक अथॉरिटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक ड्यूटी कास्ट किया है कि जब भी उनसे RTI के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसका आंसर करेंगे, है ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नाम में ही है कि आप किसी भी सरकारी ऑफिस से क्या मांग सकते हैं? इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन का राइट है, पब्लिक अथॉरिटीज का ड्यूटी है ना। इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, अगर वो मांगता है RTI के अंदर तो फिर पब्लिक अथॉरिटीज को, सरकारी ऑफिस को इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। यही है ना। तो चलिए अब बताओ जल्दी, आज कहां से पढ़ना है हम लोगों को? यहां से। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो। पार्शियल डिस्क्लोजर पढ़ाने से पहले मुझे लगता है मुझे ये पढ़ा देना चाहिए, ये वाला, फिर मैं पार्शियल पे वापस आऊंगा, ठीक है। चलिए जी, जरा हेडिंग बोलो। अच्छा एक बात बताइए, RTI एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबका आंसर करेंगे, या कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड है? तो याद रखना, कुछ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, और कुछ एजेंसीज ही पूरे तरीके से क्या है? एग्जेम्प्टेड है। दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में क्या है? आप इंफॉर्मेशन पूछिए, बस ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले में पूरी एजेंसी ही एग्जेम्प्टेड है, उनसे तो आप कुछ भी पूछ नहीं सकते। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे ये वाला। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो RTI एक्ट के अंदर आता नहीं है। RTI एक्ट के अंदर नहीं आता है, इसका मतलब पब्लिक अथॉरिटीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी और क्वेश्चन पूछिए, उसका वो जवाब देंगे, लेकिन इन क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देंगे। ये एग्जेम्प्टेड है, RTI एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। देखो जरा कितने तरीके की इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दिए जाएंगे, गिनो तो। 8 हैं, तो यहां मोटा मोटा ऐसे 8 लिखो। ठीक है, नई जगह तुम लोग को लिखने के लिए 8, तो इस साइड लिख लो। जरूरी कि इसी साइड में लिखूंगा तो। चलो अब जल्दी जल्दी देखते जाओ, कीवर्ड्स को देखते जाओ। भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, एकता सुना है, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा, तो क्या उसका आंसर वो करेंगे? बताओ। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि इस आतंकवादी को पकड़ के किस जेल में रखा हुआ है। अब वो इन्फॉर्मेशन वो दे देगा तो फिर भारत की सुरक्षा पे दिक्कत हो जाएगा ना। तो भाई देश चलाते वक्त बहुत सारी चीज़ें बहुत ही टॉप सीक्रेट्स होती हैं। अब वो टॉप सीक्रेट्स तो सिटीजन्स को भी नहीं बताया जाता है कि नहीं। जो सिटीजन को बता दिया जाएगा तो पूरे दुनिया में फैल जाएगा, तो सीक्रेट्स कहाँ रहा। तो कंट्री से जुड़े हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई नहीं जाएंगी। आगे बढ़ें, दूसरे नंबर पे देखो। दूसरे नंबर पे देखो कौन है? किसी कोर्ट ने, किसी ट्राइब्यूनल ने मना किया हुआ है कि ये बात आपको मार्केट में बताना नहीं है, पब्लिक में बताना नहीं है, और अगर आप बताएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा वो। तो RTI एक्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने मना किया हुआ है या किसी ट्राइब्यूनल ने मना किया हुआ है, इसका मतलब जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज ने मना किया हुआ, तो फिर वो तो नहीं बताया जाएगा, सीधा सा बात। अब कोर्ट ने मना किया फिर भी बताए जा रहे होते, ये कोर्ट की अवहेलना नहीं हो जाएगी। चलिए आगे, याद रखिएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, ये कहा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी संस्था होती है। इनमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, सब कुछ आपको नहीं बताया जाएगा।
है कि नहीं। डिसीजंस आपको बताया जाएगा कि क्या पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ, पर डिसीजन के समय क्या क्या डिस्कशन हुआ, हर चीज़ें आपको बताई नहीं जाएगी। ये देश चलाने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, हर चीज़ तो नहीं बताया जा सकता आप। आगे ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब, अब जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इन लोग के बारे में कहा जाता है कि अभी तक लोगों को नहीं मालूम चल पाया कि वो अपने ड्रिंक में क्या ऐसा डालते हैं जिससे कि उनका ड्रिंक स्पेशल बन जाता है। ये कहा जाता है दुनिया के टॉप सीक्रेट्स हैं। कभी गूगल पे लिखोगे ना टॉप सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें एक इनका भी आता है। अब ये बताइए, टॉप सीक्रेट्स पब्लिक को नहीं मालूम है पर सरकार को तो मालूम है। अब सरकार को नहीं मालूम होगा, भारत में पेप्सी बिक रहा है या कोका कोला बिक रहा है, तो सरकार को तो मालूम है ना क्या बिक रहा है। अब मालूम जो जहर डाल के दे देगा, बोलेगा हम नहीं बताएंगे आपको, ये कोई मतलब है कि नहीं। तो सरकार को सब कुछ मालूम होता है ना। लेकिन फिर वही बोले बात है, आप सरकार से पूछेंगे तो जैसे मालूम चला ये बच्चा गया आरटीआई एप्लीकेशन लगा दिया, बताइए कोका कोला क्या डालता है, हम भी अगले दिन ठेला लगाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ी होगा। तो टॉप सीक्रेट्स आपको नहीं बताए जाएंगे। आईपीआर जानते हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लिखो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आईपीआर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी क्योंकि वो टॉप सीक्रेट्स होती हैं, कॉमर्शियल सीक्रेट्स होती हैं, है ना। अब किसी ने इन्वेंशन किया तो इन्वेंशन के लिए पेटेंट लेने जब जाएगा तो सरकार को तो बताएगा इन्वेंशन कैसे किया, लेकिन वो बातें मार्केट में लीक नहीं की जाएंगी। अब आरटीआई के अंदर तुमको दे दिया, तुम तो सबको फैला दोगे। आगे बढ़ें। फॉरेन गवर्नमेंट, अब देखिए बहुत बार कंट्रीज़ का आपस में गठजोड़ होता है। अब उसके अंदर कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बहुत टॉप सीक्रेट चीज़ें शेयर करता है। ऐसे हो सकता है इंडिया का जापान के साथ, इंडिया का इजराइल के साथ, इंडिया का अमेरिका के साथ, इन लोग के साथ बढ़िया कुछ अपना आपस में बात चलता होगा। तुम्हें क्या लगता है जितना सेना हम लोग को दिखता है उतना ही सेना होता है? बहुत तो अंडरग्राउंड होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। जितनी सेना है उससे आधा से ज़्यादा सेना तो अंडरग्राउंड है। अच्छा, जरूरी तो कि सारी सेना भारत में है, कुछ सेना इन्होंने दूसरे कंट्री में भी रखा हुआ कि जरूरत पड़ने पर वहाँ से बुला लेंगे। अब ये सब बात तुम पूछोगे कहाँ कहाँ सेना रखे हो, तब तो हो गया भाई। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान है, जो हमारा दुश्मन देश जैसा है ना, आप दुश्मन देश जैसा है तो आपको क्या लगता है उसके स्लीपर सेल्स घूमते नहीं हैं दिल्ली में और इंडिया में? आपके हमारे जैसे होंगे, आपके बगल में बैठे हुए होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे दोस्ती करेंगे। देख लो एक दूसरे को। एक फिल्म देखो सूर्यवंशी, सूर्यवंशी भी है और एक फिल्म अक्षय कुमार की भी है हॉलीडे, उसमें स्लीपर सेल्स होते हैं। स्लीपर सेल्स आपके साथ हो सकता है पूरा सीएस कर जाए, आईसीएसआई का मेंबरशिप भी ले लें, लेकिन मालूम चला आदेश आएगा बस आपके साथ हो जाएगा कहानी। देखा होगा। तो इस सब बात का ध्यान रखिए। अब ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की जाएंगी, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, एक अच्छा उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के आईएसआई वाले लोग यहाँ होते हैं, इंडिया वाले भी कहीं कहीं होता है, रॉ वाला भी तो घूमता रहता है इधर उधर। तो आपको क्या लगता है वहाँ का जाके सिटीजन बन जाता है प्रॉपर? जैसे अभी जो हैं इंडिया के एनएसए, उसके बारे में कहा जाता है वो पाकिस्तान में प्रॉपर वहाँ के सिटीजन की तरफ रहे। अभी एक फिल्म आई थी, लोगों ने देखा नहीं पर मैंने देख लिया। उस फिल्म का नाम है, नहीं वो राजी बाजी नहीं, मिशन मजनू। हाँ नहीं, नाम गलत थोड़ा रख दिया, लेकिन वो फिल्म बहुत ही अच्छी है ना। अब उसके अंदर देखोगे तो जो मिशन मजनू है उसमें वो कौन है, हीरो कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। वो पाकिस्तान में जाता है, वहाँ शादी भी कर लेता है, वहीं रहता है ना। तो नॉर्मल सिटीजन की तरह लोग रहते हैं। अब बताओ नॉर्मल सिटीजन की तरह पाकिस्तान का कोई आदमी भारत में रह रहा है, अब वो आरटीआई एप्लीकेशन लगा के पूछता रहेगा, और पूछ के किसको बताएगा? पाकिस्तान को ही बताएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, हर चीज़ नहीं पूछ सकते आप, है कि नहीं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन से तो भारत में खतरा हो सकता है, और सब इन्फॉर्मेशन का खेल है। राजी फिल्म में भी देखे होंगे, एक इन्फॉर्मेशन पे तो सारी कहानी है। उसमें तो वहाँ जाके शादी भी कर लेती है, पूरा घर भी बसा लेती है, पर होती पूरे तरीके से कौन है, इंडियन। तो कहानी मेन क्या है, इन्फॉर्मेशन। अब मालूम चला वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई, मतलब बताइए आतंकवादी समय आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहा है, अब पूछ रहा है, तो आप करने दोगे? आइए अगला। अच्छा, फिजिकल सेफ्टी। अब देखो जैसे मालूम चला, अभी तुमने देखा होगा, एकदम रियल एग्जाम्पल ले लो, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के गिरफ्तार हो गए। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं, बोल रहे कब गिरफ्तार हो गए। तो उसको किस रूट से ले जाना है सीबीआई कोर्ट, या सीबीआई ले जाना है या सीबीआई के ऑफिस से कोर्ट ले जाना, कौन रूट से ले जाना है पता नहीं बताता है लोग। क्योंकि अगर बता दिया तो फिजिकल सेफ्टी पर असर हो सकता है ना, नहीं समझे। जैसे बता दिया इस रूट से ले जाना है, मालूम चलो कोई आतंकवादी मार देगा मनीष सिसोदिया को और नाम ले लेगा बीजेपी का। अरे होने के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ।
तो इन लोग को टॉप सिक्योरिटी दिया जाता है। देखा होगा आपने, ये मंत्री उंत्री जितने होते हैं इनको एकदम टॉप सिक्योरिटी दिया जाता है। और टीवी पर देखते होगे कि 3 रूट पे इस बार क्या हुआ, 1 रूट पे गाड़ी ऐसे ही दौड़ा दिया, सबको लगा वो न्यूज चैनल वालों को यार मणि से इधर जा रहे हैं, उधर चुपके से निकाल दिया। मतलब रूट दिखाया कुछ और ले गया किसी और से। तो ये सब अगर आपको अब आरटीआई एप्लीकेशन लगा दिए, कौन से रूट से ले जा रहे हैं बताएगा आपको, उससे फिजिकल सेफ्टी पर असर नहीं आ जाएगा। चलो, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत बार देखा होगा पुलिस से पूछा जाता है कि क्या हुआ, आप इस केस में क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलता है अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो बताएंगे। आपको लगता है कि उस समय बता देगा वो? अच्छा, उस समय बता देगा आज जा रहे हैं बगल वाले के यहाँ छापा मारने, आरटीआई में बता दिया तो वो तो पहले ही भाग जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो जब तक प्रोसेस में तब तक नहीं बताया जाएगा, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब तो बताएगा ना। अच्छा, कैबिनेट पेपर्स, जिसमें डेलिब्रेशन का मतलब डिस्कशन, जब ये मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर, सेक्रेटरी मतलब आईएएस ऑफिसर, बताया था ना, सीएस आईएएस ऑफिसर के लेवल का होता है, सरकार का सेक्रेटरी आईएएस, कंपनी का सेक्रेटरी आईसीएसआई का मेंबर, है क्या नहीं? तो सेक्रेटरी हो गया, मिनिस्टर हो गया, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग जो आपस में डिस्कस करते हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताया जाएगा, इसी का प्रोवाइजो ये है। आपको एक बात बताइए, डिसीजन बताया जाएगा, यस डिसीजन भी बताया जाएगा, उसका रीजन भी बताया जाएगा, लेकिन डिसीजन लेने तक जो बातें हुई हर कुछ नहीं बताया जाएगा। अरे भाई 100 बात डिस्कस हुआ होगा, 100 बात में से हो सकता है कुछ बातें रिजेक्ट भी हो गई होंगी। अब रिजेक्ट वाला बात तुमको बता देगा, तुम उसी पर हंगामा कर दोगे कि ऐसा बात तुमने सोचा भी कैसे, ये कोई मतलब होता है क्या? अरे देश चलाना आसान काम थोड़ी है यार। तो याद रखिएगा, डिसीजन क्या लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में वो बताया जाएगा, और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया ये भी बताया जाएगा, लेकिन डिसीजन लेते वक्त कौन कौन से मुद्दे पर डिस्कशन हुआ वो आपको बताया नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करो। क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी। एनसीएलटी ने एक इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना किया है, क्या वो एग्जेम्प्टेड है? कौन से पॉइंट से एग्जेम्प्टेड है? कौन सा पॉइंट? ये है ना? ठीक है जी, चलो भाई, तो ये तो था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आईसीएसआई मॉडल में स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि तुमसे एजेंसी का नाम पूछा है कि इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन का पूछे तो इधर देखो, इंफॉर्मेशन का पूछे तो कितने पॉइंट? 8। और एजेंसीज का पूछे तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो पहला है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? टाइप ऑफ एग्जेम्प्टेड, बोलो, ऑर्गेनाइजेशन। लिखा? टाइप ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या था? टाइप ऑफ एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस है। पीछे वाले केस में आप सब कुछ पूछ सकते हैं, बस वो 8 था, कितना था वो 8 को छोड़ के, लेकिन इस बार तो कुछ पूछ ही नहीं सकते, इनसे कुछ नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि इनका पूरा काम ही टॉप सीक्रेट होता है। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन है, आइए बोलते जाओ। जैसे सबसे पहले ये है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, जो इस एक्ट के कौन से शेड्यूल में है? सेकेंड शेड्यूल में। जैसे बोलो, आईबी, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल क्राइम ब्रांच, सीआईडीसीबी, लक्षद्वीप पुलिस, है ना? ये तो हो गया सेंटर वाला। अच्छा, सिर्फ सेंटर वाला ही चलेगा ये नंबर 1 सेंटर, कि स्टेट वाला भी चलेगा? स्टेट वाला भी। अब स्टेट के भी तो कुछ एजेंसीज होती होंगी, ये तो जितना मैंने नाम बोला सब क्या था? सेंट्रल। तो स्टेट की भी एजेंसीज होती होंगी, तो जिनका जिनका नाम सेकेंड शेड्यूल में, इस एक्ट के कौन से शेड्यूल में? सेकेंड शेड्यूल में है, वो एग्जेम्प्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इन टोटल वो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज, इनसे आप नहीं पूछ सकते कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं पूछ सकते या उनके काम से जुड़ा हुआ नहीं पूछ सकते? उनके काम से जुड़ा हुआ नहीं पूछ सकते। तो देखो, इसका मतलब ये जो एक्सक्लूजन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपको अगर उन पर चार्ज करप्शन का है, ह्यूमन राइट वायलेशन का है, तब तो जवाब देना पड़ेगा। अब ये एजेंसीज ऐसी होते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत करती हैं, इन पर आरोप बहुत रहता है, मालूम चला मारना किसी को, मार दिया किसी को एनकाउंटर में, तो बताइए गलत बात है कि नहीं गलत बात है? तो ये 2 चार्ज अगर आप पर लगा, इसका तो आंसर करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि इसका भी आंसर करने के लिए पहले उनको किससे अप्रूवल लेना है?
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अप्रूवल लेना है, और यहाँ जो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो 45 डेज में दिया जाएगा। पिछली क्लास में एक चार्ट बनवाया था तुम लोगों को, और एक जगह छुड़वा दिया था मैंने, है ना, याद है? वो आओ तो तुम्हारे बुक में बना होगा। कौन से पेज पर बनाए हुए हो? हाँ देखो उसमें है, देखो तो उसमें एक लाइन छुड़वा दिया था मैंने कि मैं आगे पढ़ाऊँगा। नहीं मिला, नहीं मिला इन लोग को, मिल गया? नॉर्मल डेज कितना था? नॉर्मल जनरल रूल कितना था? 30 डेज, और एक्सेप्शन में मैंने करवाया था, याद है ऐसे करके? एक्सेप्शन में एक सबसे पहले था तुम्हारा 48 आवर्स, उसके बाद क्या था? 30 + 5, उसके बाद कौन था? 30 + 10, अब एक बचा हुआ था, तो ये कितना डेज? 45 डेज है। तो लिखो 45 डेज। और ये कौन सा केस है भाई? आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ऐसा करने के लिए आपको पहले प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना? प्रीवियस अप्रूवल ऑफ, बताओ, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ CIC, देखो तो CIC। और एक बात और है, इन पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन? करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन, है ना? एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलो कौन कौन? करप्शन, करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है? 2 ही बात पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी किससे अप्रूवल लेके? CIC से अप्रूवल लेके। उसके बाद भी 30 डेज में नहीं मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा? 45 डेज में इंफॉर्मेशन मिलेगा। करप्शन और HRV, HRV का मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ CIC, लिख लिया? तो ये चार्ट तुम्हारा बना हुआ होगा कहीं। चलिए जी, अब आ जाओ, कुछ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रेगुलेटर्स। आप जानते हैं हर एक्ट में रेगुलेटर्स होते हैं, तो यहां भी रेगुलेटर्स हैं। अच्छा, रेगुलेटर पढ़ने से पहले पीछे जाते हैं ना, वो छूट गया है ना पीछे, आ जाओ, ये तो छूट गया। ये पढ़ना था ना, ये चलो चलो जी, अब जरा ध्यान से सुनो, हेडिंग बोलो। अच्छा, एक बात, अभी तुमने देखा कि 8 तरीके के इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। तो मान लो कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से 12 इंफॉर्मेशन मांगा, कितना मांगा? 12 में से 8 ऐसा इंफॉर्मेशन मांग लिया जो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 4 तो एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो क्या वो पार्शियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपको कि 8 काट दिया, 4 का दे दिया? क्वेश्चन ये है, बोलो यस। याद रखना, सिर्फ वही पार्ट दिया जाएगा जो एग्जेम्प्टेड ना हो। देखो लेकिन ओनली दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। जो एग्जेम्प्टेड नहीं है बस वही दिया जाएगा, जो एग्जेम्प्टेड है वो थोड़ी दिया जाएगा। तो आपने 12 क्वेश्चन पूछे, 12 में से 8 क्या था? एग्जेम्प्टेड। तो जो एग्जेम्प्टेड है वो नहीं दिया जाएगा, उसका आंसर नहीं देगा वो। बाकी 4 का देगा। अच्छा, बाकी 4 का भी तब देगा जब वो 4 बाकी 8 से अलग हो सके, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरबिलिटी लिखो यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर लिख देना, इसमें एबिलिटी लगा देना, है ना? सीवियरबिलिटी हो गया ना। अब सुनिए जरा, इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ाऊंगा। सीवियर का मतलब होता है अलग करना। याद रखना, किसी चीज़ को अलग तब करते हैं जब अलग होने लायक हो। अगर अलग होने लायक ना हो तो फिर तो पूरा ही ख़त्म है ना? अब बात समझ में रहे हो? अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। इधर देखो, ध्यान से सुनना। मान लो मान लीजिए ये एक एप्पल है, ठीक है? एप्पल ऐसे ही होता है ना, ठीक है? ये एप्पल है, ठीक है? ये एप्पल, सुनो, एप्पल का ये वाला कुछ जो पार्ट है ये खराब है। ये वाला पार्ट देखो थोड़ा सा सड़ गया ना, ये थोड़ा खराब है। तो देखिए सीवियर हो सकता है, इतना काट के हटा दो, बाकी खा लो, नहीं समझे? तो ये हो गया एग्जेम्प्टेड, इसका आंसर नहीं करेंगे, और इसका तो कर देंगे। ये हो गया, क्योंकि ये सीवियर हो सकता है। तो सीवियर हो सकता है
तो जो एग्जेम्प्टेड पार्ट था उसका हमने आंसर नहीं किया, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड नहीं उसका आंसर हमने किया, क्योंकि एक दूसरे से दोनों जुड़ा बनी था, आराम से हम उसको अलग कर सकते थे। अब अगला केस है, सेब है, अरे सेब काला हो गया, अच्छा रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, सुनिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सड़ गया है, यहाँ थोड़ा सा सड़ गया है, यहाँ 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 सड़ गया, यहाँ सड़ गया, यहाँ सड़ गया, यहाँ 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 यहाँ, है ना। अब आप मुझे बताइए कैसे खाओगे, कच कच कैसे करोगे, पॉसिबल है? अच्छा इसमें ये पक्का है कि पूरा सड़ा हुआ नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसा सड़ा हुआ है जो अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग करेंगे तो बात कैसे अलग करोगे, तुम करके दिखा दो भाई। ऐसे तुम लोग है वो चाट चाट के भी हटा दोगे इसमें से, लेकिन जनरली एक बात बताइए, पॉसिबल लग रहा है आपको? तो क्या इसमें पूरा रिजेक्ट ही होगा? आप समझ में आ गया? तो याद रखना, आप पार्शियल तब दोगे, क्या दोगे? पार्शियल तब दोगे जब वो क्या हो सके, सीवियर हो सके, सीवियर हो सके, अलग हो सके। तो अलग हो सके तो कर दो अलग, जो एग्जेम्प्टेड उसको अलग कर दो, जो नॉन एग्जेम्प्टेड है वो अलग कर दो। नॉन एग्जेम्प्टेड का दे दो आंसर और एग्जेम्प्टेड का आंसर मत दो, ये मतलब होता है ना। चलिए जी, अच्छा लेकिन जब भी आप पार्शियल डिस्क्लोजर करेंगे, क्या करेंगे? पार्शियल डिस्क्लोजर, तो क्या आप बताएंगे, नोटिस देने का मतलब होता है क्या अप्लीकेंट को बताएंगे कि हम सिर्फ पार्शियल बता रहे हैं आपको? नहीं तो बेचारा 12 क्वेश्चन पूछा है और तुम 4 का ही आंसर दोगे, तो उसको लगेगा, लगता है यही 4 आंसर 12 पॉइंट का है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई समझो इस बात को, तुमने पूछा था 12 में से 8 क्वेश्चन ऐसा पूछा था जो हम आपको बता नहीं सकते, आरटीआई में वो एग्जेम्प्टेड है, बाकी बचे 4, तो 4 का ही आंसर है। तो हम सिर्फ पार्शियल आपको क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आप खुल के बताएंगे। अच्छा सिर्फ बताएंगे या उसके पीछे रीजन भी बताएंगे कि क्यों 8-4 किया है? रीजन बता रहे हैं कि बताया तो कि 8 भाई एग्जेम्प्टेड है, हम नहीं दे सकते। अगला, अच्छा जो पीआईओ है, पीआईओ ही होगा पक्का ही, तो क्या पीआईओ अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएगा कि मैं ही वो क्रांतिकारी हूँ जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? जैसे कि अगर तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट करना चाहो तो मेरा नाम सुन लो। और उसके बाद फीस, तुमको याद होगा फीस, अच्छा 12 का फीस लेगा कि 4 का फीस लेगा? भाई सीधा सा बात है, जितना का आंसर मिलेगा उतना ही का ना फीस लेगा, तो फीस उसको बताना पड़ेगा। देखते हैं ना कि 14 मतलब 12 का फीस ले लिया है कि सिर्फ 4 का फीस लिया। अगला, उसके बाद आप अगर मेरे खिलाफ रिव्यू में जाना चाहते हैं या अपील में जाना चाहते हैं या मेरे खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपके ये राइट्स हैं। तो आपको 5 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, बोलो क्या क्या? एक तो ये बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ पार्शियल डिस्क्लोजर कर रहे हैं, दूसरा रीजन, तीसरा पीआईओ का नाम वाम, चौथा और 5वां। चलिए एक चीज़ और है, पीआईओ पर, है ना, आपको मालूम है ना हर सरकारी ऑफिस में क्या होता है, एक पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आपको आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन देता है ना। याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में देगा जिस फॉर्म में आपने मांगा था। जैसे आपने बोला था कि फ्लॉपी में दे दो तो फ्लॉपी में देगा, पेन ड्राइव में दे दो तो पेन ड्राइव में दे देगा। अब वो अलग बात है, पेन ड्राइव का पैसा लेगा आपसे, लेकिन मैंने बोला जिस फॉर्म में मांगोगे उसी फॉर्म में वो आपको देगा, ठीक है जी। लेकिन एक केस में हो सकता है कि वो आपके फॉर्म को ना माने, बताओ कब? ये अनलेस से नेगेटिव हो गया ना। अच्छा तुमने बोल दिया कल न्यूज़पेपर में छपवा देना, देख लूँगा। अरे यार एक बात बताइए, क्या ये पूरे भारत को पता नहीं चल जाएगा ऐसे में? तो थोड़ा जो फॉर्म पूछ रहे हो थोड़ा तरीके से पूछो यार, तुम्हारा मेरा पर्सनल बातचीत है, तुम क्वेश्चन पूछने आया, मैं तुम्हें आंसर कर रहा हूँ, अपने तक रखो। ये क्या बोल रहे हो कि पोस्टर लगवा दो देख लूँगा कल, हैं? ये मतलब है क्या? चलिए हेडिंग बोलो। अच्छा कभी कभी वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ये कर सकता है। तुमने 12 इन्फॉर्मेशन में 12 का 12 एग्जेम्प्टेड है, तो देगा क्या इन्फॉर्मेशन? ये सीधा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब भी वो रिजेक्ट करेगा तुम्हें क्या बताएगा? उसके बाद तुम उस रिजेक्शन को, हो सकता है तुम बर्दाश्त ना कर पाओ, उसके खिलाफ क्या करो, अपील करो। तो कितने दिन में अपील होगा और कहाँ अपील होगा, ये सब आपको बता के देना पड़ेगा। तो जब भी आप रिजेक्ट करेंगे कितने इन्फॉर्मेशन देने हैं आपको? 3। चलिए अब कुछ रेगुलेटर्स हैं ना, इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। इंफॉर्मेशन रेगुलेटर या आरटीआई रेगुलेटर, इंफॉर्मेशन रेगुलेटर या आरटीआई, लिख दो आरटीआई रेगुलेटर।
RTI रेगुलेटर, लिख लिया। चलो अब जरा तुम दे दे के बताते जाना। तो सेंट्रल लेवल पे होगा और स्टेट लेवल पे होगा। पहले बताओ तो सेंट्रल लेवल पे कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। चलो जल्दी बताओ, सेंट्रल लेवल पे कौन है? CIC। स्टेट लेवल पे SIC। पहले तो ये तुम लोग देख लो अच्छे से है कि नहीं वहाँ पे। CIC का फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, याद रहेगा। चलो मुझे थोड़ा इसका कंपोजिशन बता दो। CIC में कौन कौन लोग होंगे? एक तो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दूसरा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अच्छा ये होगा नॉट एक्सीडिंग 10, मतलब मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10, मैक्सिमम होगा 10। ठीक है जी, ये है ना मैक्सिमम 10। ठीक है। SIC की भी कहानी ऐसी ही है, बस दोनों में क्या लगाता चलूँगा? स्टेट, है ना। चलो पहले मैं लिख देता हूँ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये है। और उसके बाद फिर से स्टेट, बोलो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कितना है? यहाँ भी मैक्सिमम 10 है, मैक्सिमम 10। चलो सेम ही है लगभग। पहले इतना उतार लो, फिर आगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। टेन्योर भी लिख दूँ? चलो टेन्योर भी लिख देता हूँ। चलो टेन्योर जरा ढूंढ के निकालो तो। ये सेंट्रल वाले का कितना है? 5 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। तो समझते हो ना, 5 साल रहेगा और द एज ऑफ 65 years, दोनों में से जो पहले आ जाए। 5 साल पहले आ गया तो रिटायर हो जाएगा, और 65 years पहले हो गया तो चाहे 5 साल पूरा भी ना हो फिर भी रिटायर हो जाएगा। इसके लिए बताओ SIC के लिए सेम है। बोलो क्या क्या है? 5 साल और द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर लिखना चाहो तो लिख भी लो, अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। बाकी रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। अच्छा एज बचा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट करोगे ना? देखो तो लिखा होगा रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। जैसे मान लो कोई आदमी 55 साल में बन गया, 55 5 60, फिर भी उसको 65 में 5 साल और बचा हुआ है, तो क्या रीअपॉइंटमेंट होगा? ना, एक बार रिटायर हो गया तो रिटायर होगा, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। अब ये सब चार्ट उतारने में लगा हुआ, कौन सुनेगा मेरा? एक बच्चे का पूरा ईमेल आईडी नाम हो गया उसका, ऋषभ तोमर। पूरा ईमेल आईडी के नाम से नाम आया है इसका, तो नाम बोलने में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। D2H वाले बच्चे सब, कैसा लग रहा है फिजिक्स की क्लास है? उन लोगों को तो लग रहा हो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है वो लोग। D2H वाला बच्चा सब कहीं RTI एप्लीकेशन लगाने तो नहीं चला गया तुम लोग? चलो CIC SIC याद रहेगा तुम लोगों को? हटाओ ये सब, लिख लिया सब। अब लाइन बाय लाइन टैली कराता चलता हूँ। ये सब रेगुलेटर्स हैं। क्या हैं? रेगुलेटर्स। जैसे IBC में रेगुलेटर कौन है? IBBI। ऐसा ही RTI के अंदर कौन है? CIC SIC। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे CIC। याद रखो CIC SIC है। हटाओ, चलिए आ जाओ भाई। सबसे पहले CIC को कौन बनाएगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू NIOG। NIOG का मतलब नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, लिखा ही हुआ है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, है ना। चलिए
बताओ तो सीआईसी में कौन होगा? एक तो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बाकी सारे क्या होंगे? सीआईसी, वही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैक्सिमम 10। अच्छा, इन लोगों का क्वालिफिकेशन है, ये क्या है? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, नॉर्मल है। पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। ज़्यादातर इसमें कौन लोग आते हैं मालूम है? जो जर्नलिज्म सब होता है ना, वो लोग को ज़्यादा लेता है इसमें, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से खेलते हैं 24 घंटे वो लोग। अच्छा बता, मीडिया वाला सब कौन होता है? इन्फॉर्मेशन से खेलता है ना, तो ज़्यादातर उसी बैकग्राउंड के लोगों को लेते हैं ये लोग। बाकी अच्छा, इनका जो ये जो है तुम्हारा सीआईसी तो बहुत ऊपर हो गया भाई, तो देखा सरकार से भी ऊपर है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अपील जाता होगा। अरे सरकारी ऑफिस से तुमने क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया नहीं, तो इसका मतलब सरकारी ऑफिस से खिलाफ अपील होगा कहाँ? सीआईसी एसआईसी में। तो सीआईसी एसआईसी तो इसका मतलब सरकार के खिलाफ अपील सुन रहा है, तो क्या ये बहुत बड़े लेवल का हो गया ये? तो याद रखना, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। सरकार खुद करने लगे तो अपने आदमी को नहीं बैठा देगा वहाँ पे कि मेरे बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो तुम भी बोलना नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो याद रखिएगा, सरकार के लोग नहीं होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और एक और होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन, और उसके बाद एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इस कमेटी में 3 लोग होंगे, 1 2 3, 3 लोगों की कमेटी बनेगी। वो कमेटी नाम रिकमेंड करेगी किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे सीआईसी। तो सीआईसी डायरेक्टली कहाँ से अपॉइंट हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से नाम दे रहे हैं या सिलेक्शन कमेटी? सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं? 3 लोग, बोलो कौन? प्राइम मिनिस्टर हो गए चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट एक मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। इनका टेन्योर बता दिया था, 5 साल के लिए रहेंगे, और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए रिटायर हो जाएंगे। एक बार रिटायर हो गए तो फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एसआईसी का सब कुछ सेम सेम है, बस क्या लगाते रहना? स्टेट 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 स्टेट, है ना। चलिए अब जल्दी बताओ हेडिंग। एक बात बताइए, जो जो इन्फॉर्मेशन कमीशंस हैं, चाहे वो सीआईसी हो या एसआईसी हो, जब हम इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं तो दोनों बोलेंगे ना, सेंट्रल लेवल पे सीआईसी और स्टेट लेवल पे एसआईसी। आप मुझे बताइए इनका क्या काम है? तो इनका 24 घंटे काम है क्या सुनते रहने का? इधर देखो, ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेंट, यही काम है, बस एक ही तो काम है, ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेंट। जल्दी इसको टिक मारो, मोटा मोटा टिक मारो, ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेंट। और ये सब है ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट क्यों जाएगा इनके पास? ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, तो इनके पास कंप्लेंट क्यों जाएगा बताओ? देखो, हाँ एकदम सही बोल लो, जब, है ना, मैंने बोला इनके पास कंप्लेंट क्यों जाएगा बच्चा? जब, सही बात है, जब 1 2 3 4 5 6 चीज हो। क्या हो? 1 2 3 4 5 6 चीज हो। पहला, देखो सरकारी ऑफिस को देख रहे हो, पीआईओ ही अपॉइंट नहीं किया, बताइए, पीआईओ अपॉइंट नहीं किया तो कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन? तो क्या वो सीआईसी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस होगा तो सीआईसी, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस होगा तो एसआईसी में चला जाएगा कंप्लेंट। यस। अच्छा, था पीआईओ था पर बोला नहीं दूंगा इन्फॉर्मेशन, क्या कर लेगा? तो कुछ नहीं करूंगा, जा रहा हूँ सीआईसी और एसआईसी, और ऐसे केस में भी नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स मतलब 30 दिन गुजर गए, उधर से कोई भी कीका कोका कुछ भी हुआ नहीं। अगला, फीस, 1 लाख रुपया फीस मांगा है 10 रुपये के बदले, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, है ना। चलिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन जो दिया वो इनकम्प्लीट लग रहा है, उसको फॉल्स लग रहा है, मिसलीडिंग लग रहा है ना। जैसे हमने पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री कितने बार विदेश गए, तो उधर से आंसर आया हाँ विदेश गए। अरे भाई क्या था ये? पूछे क्या जवाब दे रहे हो क्या? ऐसे ही लोग घुमा फिरा के आंसर देते हैं लोग, क्योंकि उनको बताने का मन नहीं है। अगला, अच्छा, और एनी अदर मैटर जो तुमको दिक्कत, मतलब आरटीआई में तुमको दिक्कत आएगा, तुम कहाँ पहुँच जाओ? सीआईसी और एसआईसी, वो कंप्लेंट सुनेंगे। अच्छा, कंप्लेंट सुनने के बाद क्या वो इंक्वायरी भी करवा सकते हैं? और जब वो इंक्वायरी करेंगे तो माने क्या जाएंगे? जैसे वो क्या हो? सिविल कोर्ट। तो क्या सीआईसी एसआईसी के पास काफ़ी पावर है? यस, लगभग कोर्ट का पावर रख रहा है। किसका पावर रख रहा है? कोर्ट। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो।
दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सेम ही है, कंपोजिशन भी पूछा है, पावर भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा है, पावर भी, बात तो बराबर ही है। कंपोजिशन में क्या क्या लिखोगे? वही सीआईसी में एक चीफ और ये सब नहीं बताया था, एज वेज ये वो सब, और ये पावर। मतलब तुम्हारा पीछे का 2 पैराग्राफ, एक तो ये वाला और पीछे से यहाँ, मतलब यहाँ से तुम शुरू करोगे, यहाँ से पूरा यहाँ से शुरू करोगे, कहाँ तक पहुँचा दोगे आंसर? यहाँ तक। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हुआ ना, पावर भी पूछे हुआ और कंपोजिशन में पूछा हुआ। आइए अपीलेट अथॉरिटीज के पास आइए। सुनो, अपीलेट अथॉरिटीज बड़ा आसान है, इधर देखो आप। चलो, सबसे पहला अपील होता है सीनियर ऑफिसर के पास। किसके पास? सीनियर ऑफिसर के पास। याद रखिएगा, सीनियर ऑफिसर के पास आपका जाएगा। कितने दिन में अपील करेंगे आप? 30 डेज में। अच्छा, वो अपील डिस्पोज ऑफ कितने दिन में हो जाएगा? इधर लिखा होगा, लिखा है डिस्पोज ऑफ कितने हो, डिस्पोज ऑफ भी कितने दिन में हो जाना चाहिए? 30 डेज में हो जाने चाहिए। तो पहले तुम सीनियर ऑफिसर को करो। जैसे असिस्टेंट पीआईओ है तो मेन पीआईओ, बात समझ में आ गया? मेन पीआईओ होगा तो उसका भी कोई सीनियर होगा, पहले सीनियर के पास जाओ। अच्छा, सीनियर ने भी कुछ नहीं किया तो सेकेंड अपील तो वहीं जाता है, या तो सीआईसी या एसआईसी, कहीं लिखा होगा इसमें, तो बोलेगा ना सीआईसी और एसआईसी। कितने दिन में? 90 डेज के अंदर। अच्छा, वही वाला बात, अगर आपका सफिशिएंट कॉज है तो बाद में भी केस लिया जा सकता है। वो आज ही पढ़ाने वाला हूँ लिमिटेशन एक्ट में। ये जितने भी पीरियड होते हैं ना, सब लिमिटेशन पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेशन पीरियड, वो मैं बताऊंगा अभी। एक थर्ड पार्टी अपील है तो क्या, कुछ नहीं, सेम ही लिखे हुआ है। वही पहला 30 डेज, दूसरा 90 डेज, सेम ही है, तो कुछ नहीं होता। पहले किसके पास, जल्दी बताओ, पहला अपील किसके पास? सीनियर। इधर देखो, ऐसे पीआईओ ने डिसीजन दिया, तुमको पसंद नहीं आया, तो फर्स्ट अपील सीनियर टू पीआईओ के पास। सीनियर टू पीआईओ भी कुछ नहीं किया तो सेकेंड अपील या तो सीआईसी या एसआईसी, एज द केस में भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है तो, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है तो बस। पहला कितना दिन, दूसरा कितना दिन, बस। उतारना तो उतार लो। नहीं 30 डेज में अपील कीजिए, एक और 30 डेज में वो डिस्पोज ऑफ कर देगा, है ना। 90 डेज तो नीचे लिखा है कि पीआईओ जब डिस्पोज ऑफ करेगा, फैसला सुनाएगा सीनियर पीआईओ, और तुमको पसंद नहीं आया तो तुम 90 डेज में अपील कर सकती हो। नहीं 60 डेज नहीं, प्रॉपर 90 डेज। चलिए हटाऊं। जिस दिन फर्स्ट अपील का डिसीजन आ गया, हाँ वहां से अपील तो तुम तभी करोगे ना जब डिसीजन आएगा पिछले का डिसीजन आया, 90 डेज है तुम्हारे पास। डिसीजन से अगर संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो जाओ कहाँ, सीआईसी और एसआईसी, एज द केस में बी। कहाँ 45 डेज है, कहाँ पे 45 डेज कहाँ देख रहे हो? एक्सटेंड करके है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 45 डेज तक भी ले सकता है केस। एक्चुअली ले क्या सकता है डिस्पोज ऑफ के लिए, अगर उसको केस लंबा लगा तो हो सकता है 45 डेज में फैसला दे। तो 30 और ये तो डिस्पोज ऑफ के लिए है ना। चलिए आगे चलें, ये भी दो क्वेश्चन है, पढ़ लो। पहला वाला जो है वो आसान क्वेश्चन है, दूसरा वाला देखिए आंसर दोनों का सेम ही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। सेकेंड वाला आ जाए तो बच्चा बोलेगा केस आ गया, केस थोड़ी है, सिंपल है। अब इतना तो तुमको एग्जाम में जाके ही समझना पड़ेगा, मुझे कैसे पता कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ये काम तो तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, पीआईओ अगर झूठा निकला तो बताइए, तो पेनल्टी लगेगा। याद रखिएगा, अगर पीआईओ ने तुम्हारा एप्लीकेशन ही नहीं लिया, इन्फॉर्मेशन देने में देरी किया, जानबूझ के, मतलब बोनाफाइड नहीं मैलाफाइड ढंग से डिनाई किया, डिनाई का मतलब मना किया, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशन जिस मुद्दे पे मांगे थे ना उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, नहीं समझे। जिस मुद्दे पे तुमने क्वेश्चन पूछा था ना उसका फाइल जला दिया रात में, आप जाओ, कहाँ से दूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और
ऑब्स्ट्रक्टिंग, कुछ भी तुमको, जब भी तुम आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हो बोलता नहीं एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक से साइन कीजिए, ठीक से कीजिए, परेशान कर रहा है। ऐसे अगर ये पता चल गया कि ऐसा इन्होंने किया है तो 250 रुपया पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 तक का पेनल्टी इनके ऊपर लग सकता है ना। 250 रुपये पर डे, पर कहाँ तक, 25,000 तक। अच्छा, सिर्फ इतना ही होगा या चूंकि वो पीआईओ उस सरकारी ऑफिस का नौकरी करता होगा ना, वो नौकर होगा ना, वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, तो क्या उस केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन को भी रिकमेंड किया जाएगा कि भाई आप चूंकि सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है तो इसको सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो, सैलरी काट लो, क्या ये सब हो सकता है? तो जो इंटरनल डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी उसके ऊपर होगा, है कि नहीं। चलिए अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम आरटीआई एक्ट के अंदर, जल्दी बताइए क्या क्या काम। एक तो वो आपको एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते रहेंगे जिससे कि लोग आरटीआई को समझें। किसको समझें? आरटीआई को समझें, बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अथॉरिटीज़ को बोलेगा यार तुम भी बताया करो कि आरटीआई नाम का भी कोई चीज़ है, जैसे आईसीएसआई नहीं बताता था पहले। बच्चा ना 250 रुपया लगता है अगर तुम अपने कॉपी को ना रीचेक करवाओगे तो, है ना, रीचेकिंग होता है। इससे बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट आया, उनको लग रहा है कि अरे यार मैंने तो 100 मार्क्स का लिखा था, आया 5, इतना भी कम कैसे हो गया भाई। तो बहुत बार लोग कॉपी मंगवाते हैं। अब मैं बच्चों को बोलता भी कॉपी मंगवाओ, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ तुमने एग्जाम में लिखा क्या। तो उसका 250 रुपया लेते हैं, वेरिफिकेशन ये सब का 250 रुपये। लेकिन आरटीआई में मांगोगे तो 10 ही रुपये लगेगा। तो शुरू में क्या हुआ कि बच्चों को जैसे से पता चला आरटीआई, तो कोई 250 देता ही नहीं है, सब 10 रुपया देता है। तो वो 10 रुपया वाले में बहुत तंग किया, क्योंकि आईसीएसआई का फंड रुक रहा है ना, तो बहुत तंग करता था। तो बताइए पब्लिक अथॉरिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि आप आरटीआई एप्लीकेशन लेके भी आप 10 रुपये में हमसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। पर आईसीएसआई अगर ये नहीं बता रहा तो इसका मतलब वो एनकरेज नहीं कर रहा है ना। अगला, उसके बाद इंफॉर्मेशन को फैलाना, डिसिमिनेशन का मतलब फैलाना, लिखो, है ना। इंफॉर्मेशन जितना फैलेगा उतना ट्रांसपेरेंसी आएगी, जितना ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना कॉन्फिडेंस होगा, बताया था ना, डीटीसी, है ना। उसके बाद ट्रेन पे चढ़ाना नहीं, ट्रेनिंग देना। तो बच्चा का ट्रेन पे चढ़ा दो सबको, है ना। तो जितने भी पीआईओ होंगे उनको ट्रेनिंग देते रहना कि कैसे आपको और अच्छे से लोगों को डील करना चाहिए, है ना। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।